Hello friends, today I explain first unit of infection control, unit name hospital acquired infection. So let's start with introduction. Hospital acquired infection are a major public health problem worldwide. Hospital acquired infection जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड में. They increase patient morbidity. ये क्या करता है पेशेंट की मॉर्बिडिटी मीन्स रेट ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ का रेट है उसको इंक्रीज़ करता है. मोर्टेलिटी मीन्स डेथ के रेट को भी इंक्रीज़ करता है. हॉस्पिटल के स्टे को इंक्रीज़ करता है. हॉस्पिटल में जो पेशेंट का स्टे है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से. एंड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को भी इंक्रीज़ करता है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. इसे हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के नाम के से भी जानते हैं. दीज आर द इन्फेक्शंस दैट यू गेट वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट. ये ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जब हमें ट्रीटमेंट हम कराने हॉस्पिटल जाते हैं उस दौरान होते हैं, और ये हेल्थ केयर फैसिलिटी के द्वारा होता है. लाइक अ हॉस्पिटल और फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक अ डॉक्टर और नर्स. ये हम हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर और नर्स उनसे भी हो सकता है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने HAIS. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कैन गेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, हमारे लंग्स में, हमारे स्किन में, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में और यहाँ तक कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी. और ये हमें सिक कर देते हैं, मतलब बीमार कर देते हैं. दीज इन्फेक्शन आर ऑल्सो वेरी हार्ड टू ट्रीट एंड कैन स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये इन्फेक्शन जो है ये बहुत हार्ड होते हैं, ट्रीटमेंट में ट्रीट नहीं हो सकते हैं आसानी से, और ये बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं. सो हम अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन जानेंगे. Hospital acquired infection or nosocomial infection is an infection acquired in a hospital setting that was not present or incubate at the time of admission. Hospital acquired infection जो है वो एक ऐसा infection है जो hospital setting में होता है. जब हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे नहीं प्रेजेंट होता है. इंक्यूबेशन जो है इसका उस टाइम पे नहीं हुआ होता है, हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद से होता है. इंक्यूबेशन का मतलब होता है साइलेंट फेज ऑफ इन्फेक्शन. मतलब फेज़ ऑफ इन्फेक्शन व्हेन द पैथोजन इज़ मल्टीप्लाइंग. मतलब ऐसा फेज़ जब पैथोजन जो है हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा होता है. वो हमारी बॉडी में एंटर तो कर गया होता है बट उसके साइन और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं. तो जो वो पीरियड होता है, फेज़ होता है जब पहला साइन सिम्टम शो होता है और पैथोजन की एंट्री, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो वो उसका इंक्यूबेशन टाइम होता है. HAI इज़ ऑकरिंग 48 आवर्स और मोर आफ्टर हॉस्पिटल. दूसरा इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑकर होता है 48 आवर्स और मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन. मतलब जब हमने एडमिशन लिया हॉस्पिटल में उसके 48 आवर्स बाद या फिर उससे ज़्यादा के बाद जो हमें इन्फेक्शन होता है उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं. या फिर विद इन 3 डेज़ आफ्टर डिस्चार्ज, हम डिस्चार्ज होकर घर आ गए और फिर 3 दिन के अंदर जो हमें इन्फेक्शन होता है वो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है. और विद इन 30 डेज़ आफ्टर एन ऑपरेशन, अगर आपको ऑपरेशन हुआ है और फिर आप घर आ गए हैं या फिर हॉस्पिटल में ही है तो 30 डेज़ के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है विच वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. और वही जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वो एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है. तो ये 2 डेफिनेशन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं. अब इसके कॉज क्या हैं, कैसे ये होता है. ये अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रिड्यूस हो गई है तो इसकी वजह से भी ये हमारी बॉडी को जल्दी से अटैक करेगा और ये इन्फेक्शन हो सकता है. एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, अब जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, डोर हुआ, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको आपने वो कंटामिनेटेड है तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है. फूड एंड वाटर कंटामिनेशन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये कि आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हो और आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट हो जाती है, मीन्स वर्क नहीं करती है, तब भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सोर्सेज ऑफ HAI, क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसके, कैसे मतलब किस वजह से हो सकता है हमें. तो पीपल हो सकते हैं सोर्सेज के, जैसे कि पेशेंट, हॉस्पिटल स्टाफ, कोई विजिटर्स आपसे मिलने आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनके थ्रू भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है. ऑब्जेक्ट में जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, कोई भी यूटेंसिल्स, जो भी यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं हॉस्पिटल में, बेड में
जो भी लिनन वगैरह है वो कंटामिनेटेड है, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। फूड हो सकता है, हॉस्पिटल में जो खाना हम खाते हैं तो अगर वो भी कंटामिनेटेड है तो ये हो सकता है। वाटर हो सकता है, एयर, वेंटिलेशन सिस्टम जो है, वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं है हॉस्पिटल का, तो ये भी हो सकता है। डस्ट पार्टिकल्स, ये सब कॉजेज़ और सोर्सेज हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ HAI, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम UTI भी बोलते हैं। ऑफन ड्यू टू इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, और ये क्यों होता है? मोस्टली इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर की वजह से होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है ई कोलाई और क्लेब्सिएला, ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ये दूसरा टाइप है। इन्फेक्शंस एट और नियर द सर्जिकल इंसीजन साइट, मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है तो वो जो वुंड है वहाँ के उसके आसपास जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम लोग SSI बोलते हैं। दे कैन बी सिंपल स्किन इन्फेक्शंस, ये सिंपल स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और दे कैन गेट इनटू डीपर टिश्यूज और एंड ऑर्गन्स नियर योर वुंड। अब ये सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत ये डीपर टिश्यूज़ में भी जा सकते हैं, मतलब उसको हार्म कर सकते हैं, ऑर्गन्स को भी हार्म कर सकते हैं, मतलब ये बहुत डीप भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। पॉजिटिव एजेंट जो हैं इनके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्यूडोमोनास, ये दो पॉजिटिव एजेंट्स हैं इसके। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, VAP जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ऑकर्स इन पेशेंट ऑन वेंटिलेटर्स। अब ये ऐसे पेशेंट में होता है जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होते हैं। और वेंटिलेटर क्या है? अ मशीन दैट हेल्प्स यू ब्रीथ थ्रू अ ट्यूब इन योर माउथ, नोज और थ्रोट, ऐसा मशीन जो हेल्प करता है सांस लेने में। अगर आप ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो कि ईजिली सांस नहीं ले सकते हैं, खुद से ऐसे नहीं होते हैं, तो उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उनमें एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है। अब वो ट्यूब या तो माउथ के थ्रू या तो नोज़ या फिर थ्रोट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे हो जाता है? जर्म्स कैन गेट इनटू योर लंग्स थ्रू द ट्यूब्स एंड मेक यू सिक। अब क्या करता है? जर्म्स जो है वो एंटर कर जाते हैं लंग्स में ट्यूब्स के थ्रू और वो सिक कर देते हैं। अगर आपने सही से ध्यान नहीं रखा है वेंटिलेटर पे जो पेशेंट हैं, तो वेंटिलेटर जहाँ से इंसर्ट हुआ है उस एरिया को अच्छे से आपने क्लीन नहीं किया है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट जो है इसके स्यूडोमोनास है, क्लेब्सिएला है, MRSA का फुल फॉर्म है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BSI, ड्यू टू IV कैथेटर्स, सेंट्रल लाइंस डायलिसिस। अब ये जो इन्फेक्शन है ये IV कैथेटर की वजह से हो सकता है। सेंट्रल लाइन जो ऐसे बीच से लाइन जाती है उसकी वजह से हो सकता है। डायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसके पॉजिटिव एजेंट जो हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कैंडिडा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, ये डिफिसाइल है। CDIS कैन कॉज डायरिया दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये इन्फेक्शन क्या करता है होता है तो क्या होता है? ये डायरिया को कॉज कर सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक होगा। ओल्डर पीपल हु टेक एंटीबायोटिक्स एंड यूज़ मेडिकल सर्विसेज आर मोस्ट एट रिस्क फॉर CDIs। अब ये मोस्टली ओल्डर पीपल में होता है जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, और ये मेडिकल सर्विसेज आर मोस्ट एट रिस्क फॉर CDIs, और जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं वो मोस्ट रिस्क में होते हैं CDIs के उस पर। So older people who take antibiotics and use medical services are most at risk for CDIs। जो older people होते हैं उनमें जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन के होने के। अब हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस इन्फेक्शन को होने से? तो हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट। जब भी हम पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं और उसके पहले एंड उसके बाद हम ज़रूर हैंड हाइजीन को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ PPE, ग्लव्स, मास्क, गाउन्स, गॉगल्स, इसका यूज़ करेंगे अगर नेसेसरी है तो। सेफ़ हैंडलिंग ऑफ सांप्स, जो भी सांप्स होते हैं जैसे कि नेडल्स, ब्लेड्स, इसका हम सेफ़ हैंडलिंग करेंगे, मतलब सही तरीके से डिस्पोज करेंगे, सही तरीके से उसे पकड़ेंगे ताकि हमें कोई हार्म ना हो उससे। रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे कि कफ एटिकेट्स हमें आना चाहिए, जो हम छींकते हैं, खांसते हैं तो उसके एटिकेट्स हमें पता होने चाहिए कि मुंह पे हाथ रख के छींकें, इससे जो है इन्फेक्शन होने के फैलने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ओनली टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। आपको मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने की वजह से हमारी बॉडी जो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, तो हमें
एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी कम करना है, अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तभी हमें लेना है। स्टेराइल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, जो ड्रेसिंग हम कर रहे हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल टेक्निक के से ही करना चाहिए। प्रॉपर कैथेटर एंड आईवी लाइन केयर, जो कैथेटर और आईवी जो हम इंसर्ट करते हैं वो प्रॉपर उसका केयर करना चाहिए, नहीं तो इससे भी इन्फेक्शन होते हैं। सेफ़ हैंडलिंग ऑफ कैथेटर्स, जो कैथेटर्स हमने यूज़ कर लिया उसका भी हम अच्छे से डिस्कार्ड करेंगे उसको। वेंटिलेटर्स पे जो भी पेशेंट हैं उसका भी केयर करते रहेंगे। सक्शन डिवाइसेस, जो भी वेंटिलेटर्स हैं, सक्शन डिवाइसेस हैं, उन सब का हम केयर करेंगे। केयर का मतलब उसे हम स्टेरलाइज करेंगे, देन यूज़ करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट हैं, जो भी बिन्स होते हैं हॉस्पिटल में, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक भी होता है, तो उसमें जो कैटेगरी हमें बताई गई है उस वो चीज़ों को हम उस बिन्स में डिस्कार्ड करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल एंड डिसइंफेक्शन, अब जो चीज़ें हमें डिस्कार्ड कर देना है उसे हम फेंक देंगे बिन्स में, बट जिन चीज़ों का हमें जो हम नहीं फेंक सकते हैं उन चीज़ों को हम डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे। फैसिलिटी इन हॉस्पिटल टू प्रोटेक्ट पेशेंट, अब हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहला जो है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए, आईसीसी, सुपरवाइजेज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, जो कि सुपरवाइज़ करे, निगरानी रखे, ताकि इन्फेक्शन जो है वो फैले ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ये इसमें क्या होना चाहिए, मॉनिटर्स हैंड हाइजीन को मॉनिटर किया जा सके, वेस्ट डिस्पोजल ठीक से हो रहा है कि नहीं, स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब भी चीज़ें ध्यान में रहे। स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो होता है जैसे कि प्रोवाइड्स स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिनन, तो स्टेरिलाइज सही तरीके से वो लोग कर रहे हैं या नहीं, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। आइसोलेशन रूम्स, जो आइसोलेशन रूम्स होते हैं उसे हम नेगेटिव प्रेशर रूम्स भी बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शियस पेशेंट के लिए होता है। तो जो इन्फेक्शियस पेशेंट हैं जैसे कि टीबी, कोविड, तो आइसोलेट करना है उन पेशेंट्स को, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हैंड हाइजीन फैसिलिटीज़, हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स का यूज़ करें। वॉश बेसिन होना चाहिए पेशेंट के जहाँ पेशेंट केयर कर रहे होते हैं उस एरिया में, ताकि पेशेंट भी अपना हैंड वॉश करे, जो केयर कर रहे हैं वो भी हैंड वॉश करे, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करे। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स होना चाहिए, तो जो भी वेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल में उसे सही कलर बिन्स में, जो भी वेस्ट होते हैं जिस बिन्स में जाने चाहिए वहाँ उसे हम डाल दें और प्रॉपर डिस्पोज़ करें उस चीज़ को। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए फॉर डॉक्टर्स, नर्सेस, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें ये चीज़ों पे काम करने के लिए। स्टाफ ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी स्टाफ वगैरह हैं हॉस्पिटल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।